मैजिक मैन। अगले दिन सना रजिस्टर पर कुछ नोट कर रही थी, तभी आवाज पर सर उठाया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? रुदाबा ने उसे घूरते हुए कहा। मैं? सना ने इशारे से पूछा। तुम? रुदाबा अभी कुछ कहने ही वाली थी, इतने में प्रोफेसर क्लास में दाखिल हुए तो वो अपनी जगह पर चली गई, लेकिन रुदाबा उसके बाद कोई मौका नहीं छोड़ रही थी सना को नीचा दिखाने का। 4 दिनों में ही पूरी क्लास से सना की दोस्ती हो गई थी, सिवाय रुदाबा के। वो अपनी काबिलियत से हर लेक्चर पर जवाब देकर हर प्रोफेसर की फेवरेट भी बन गई थी। अभी भी वो जवाब देकर बैठी ही थी कि रुदाबा ने बुलंद आवाज में कहा, सोबी नहीं है क्लास में। इसलिए प्रोफेसर काजी ने उसकी तारीफ की, वरना उसके रहते कोई जवाब नहीं दे पाता। काजी सर के सवालों का। सना ने मुस्कुराकर अरकम को देखा। असद जो वहीं बैठा था अरकम की तरफ झुका और उससे पूछा, तुम दोनों साथ आते हो ना? हाँ, अरकम ने जवाब दिया। तो ये तुम्हारी कजन है? अगला सवाल किया गया। नहीं, मेरी दोस्त है और पड़ोसी भी, अरकम ने तहम्मुल से जवाब दिया। अच्छा, कब से जानते हो उसे? वो बकायदा इंटरव्यू लेने बैठा था। बचपन की दोस्त है, स्कूल से मेरे साथ है। ये हर वक्त ऐसे ही गुस्से में रहती है। उसका तजस्सुस उसकी बातों से झलक रहा था। अरकम अब उसको क्या बताता कि उसकी शरारतों से परेशान रहता है वो, लेकिन यूनी में वो सीरियस रहना चाहती है, इसलिए अरकम के साथ भी नहीं बैठती कि उसको तंग किए बगैर उसका गुजारा नहीं है। हाँ, वो सीरियस रहती है, वो इतना ही बोल सका। लेकिन यार, एक बात है, आज तक रुदाबा से किसी ने पंगा नहीं लिया। मैं रुदाबा को 1 साल से जानता हूँ। उसके सामने बोलने की हिम्मत किसी लड़की ने नहीं की। अब रुदाबा को सना से दुश्मनी हो गई है। तुमने देखा नहीं वो कैसे उसे नीचा दिखाती है हर बात में? ये कहकर वो चला गया। अरकम सोच में गुम था तो वकास बोला, अरकम, तुम्हें सना के साथ रहना चाहिए। रुदाबा जैसी लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरकम ने पुरसोच नजरों से सना को देखा, जो अपना बैग पैक करके अब उसकी तरफ ही आने लगी थी। वो सब कैफे में बैठे थे। असद और हाशिम बातों में मसरूफ थे और रुदाबा कप को घूरते हुए सना के बारे में ही सोच रही थी। तभी 2 लड़कियां उसके पीछे वाले टेबल पर आकर बैठी तो उसका ध्यान उनकी बातों पर गया। यार, सना इतनी क्यूट है और इंटेलिजेंट भी। उसे तो सोबी के साथ होना चाहिए, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। एक लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ यार, दबंग सना और डैशिंग सोबी, हाय कितना क्यूट कपल लगेगा ना, दोनों ने एक साथ कहा। तो रुदाबा टेबल पर जोर से हाथ मारकर उनकी तरफ घूमी। हाशिम और असद ने पहले से हैरत से देखा। शट अप, वो इस मिडिल क्लास चैरिटी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। आने दो उसे, फिर देखना कैसे उसकी बोलती बंद होती है। वो गुस्से से उन्हें घूरती बाहर चली गई। हाशिम उसके पीछे जाने के लिए उठने लगा तो असद ने उसे रोक दिया। रहने दे, इसका ऊपर वाला हिस्सा दिन ब दिन खाली होता जा रहा है। वो कैफे से निकली और ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर वकास पर पड़ी, जिसने ब्लैक पठानी सूट पहना हुआ था, जो उसकी गोरी रंगत पर खूब खिल रहा था। वो दिल में उसे सराहती आगे बढ़ी। कैसे हो विक्की? नहायत ही बेतकल्लुफाना लहजा था। वकास नाम है मेरा। उसने एक नजर उस पर डालकर नजरें मोड़ ली। ओह सॉरी। अच्छा वकास, तुमसे एक काम था। वकास ने अचंभे से उसे देखा। मुझसे क्या काम है तुम्हें? उसने मशकूक नजरों से उसे घूरा। असल में तुम्हारी दोस्त से दोस्ती करने की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, क्या करूँ कि वो मान जाए और मेरी दोस्त बन जाए, रुदाबा ने बेचारगी से कहा। तो वकास ठटका। सना की बात कर रही हो? हाँ, रुदाबा ने सर हिलाया। तो मैं क्या बताऊं, मुझसे क्या जानना है? वकास ने कंधे उचकाते हुए कहा। यही कि क्या करती है, रुदाबा ने कहा। तो वकास की त्योरी चढ़ी। क्या मतलब क्या करती है? पढ़ती है? थोड़ा लहजा बदला तो रुदाबा ने मुस्कुराते हुए बात को संभाला। अरे नहीं, उसकी फैमिली वगैरह के बारे में बताओ, मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। वकास इतना क्लोज नहीं था।
कैसे नहीं पता? उस दिन तुम ही कह रहे थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे तुम। रुदाबा उस दिन उनकी बातों से अंदाजा लगाया था। हाँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जानता, वो झंझलाया। फिर भी उसकी फैमिली का बताओ। रुदाबा बाजिद थी। उसकी फैमिली में से कोई नहीं है, अकेली रहती है। वकास ने बताया तो रुदाबा ने मुंह पर दोनों हाथ रखकर कहा, ओ माय गॉड, अकेली? उसकी अदाकारी अरूज पर थी। वकास ने उसे घूरा। उसकी सिस्टर की डेथ हो गई थी, एक एक्सीडेंट में, वकास ने मजीद बताया। ओह, कैसे हुआ एक्सीडेंट? वकास ने उस दिन का बता दिया। वो सना को बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन खुद को ना बचा सकी और उसके मामा पापा भी एक एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। दादी के पास रहती थी लंदन में, लेकिन अब यही रहेगी। ओह अच्छा, अब मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। वकास वहां से हट गया। हाँ ओके, थैंक यू। सना, तुमने रुदाबा की इंसल्ट की थी ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। वो अपना सर झटक कर आगे बढ़ गई। यार सोबी कब आएगा? हम तुझे बहुत मिस कर रहे हैं। बल्कि हम ही नहीं, पाकिस्तान की गली गली, यूनिवर्सिटी की दीवारें और हसीनाएं भी तेरी राह तक रही हैं। पहली बात, मुझे मेरे नाम से बुलाया कर, ये अजीबो गरीब नाम से मत नवाजा कर। दूसरा, ये ड्रामेबाजियां मुझे एक आंख नहीं भाती। तीसरा, अभी तो मसरूफ हूँ, कोशिश तो है कि 2 दिन में सारा काम खत्म कर लूँ। अब देखो, मुकाबिल ने भी तवील जवाब दिया। 2 दिन और? उफ, हमारा क्या बनेगा? और तू रुदाबा की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा? मसरूफ हूँ, इसी वजह से नहीं कर सका। अभी भी वो लैपटॉप पर काम कर रहा था। अच्छा चल, मैंने उसे यही कहा है कि मेरी बात भी नहीं हुई, तो आराम से काम कर और जल्दी आ जा। दोबारा से आने की जिद पर उसके लब मुस्कुराए। असद, उसने पुकारा, प्लीज यार, अपने अंदर से ये बीवियों वाली आदत खत्म कर। उसकी बीवी कहने पर असद का कहका गूंजा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा यार, मैं तो ऐसे ही तुझे तंग कर रहा था, बल्कि तुझे तैयार कर रहा था ऐसी सूरत हाल का सामना करने के लिए। तेरा तो काम है हर तीसरे महीने बाहर जाना। वो बेचारी तुझसे ऐसे ही बात करेगी कि सुनिए, जल्दी आ जाए, मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। शट अप असद, कुछ भी फजूल बोले जाता है। अब फोन रख, मुझे काम से जाना है। उसने डपट कर फोन रखने को कहा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। असद ने भी फोन रख दिया। वो दोनों बचपन के दोस्त थे। मैम फरा की क्लास चल रही थी। उनके किसी सवाल के जवाब पर सना बोली, अपने दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। उसकी किसी कमज़ोरी को पहले अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए, ताकि हम उसका बर वक्त मुकाबला कर सकें। रुदाबा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। सना, तुम्हारी ये हालत मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ आ गई है, उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, लेकिन पीछे बैठे अरकम ने सुन लिया था। उसने वकास की तरफ देखा, क्योंकि वो उसे बता चुका था कि रुदाबा उससे सना की फैमिली का पूछ रही थी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर की आवाज़ पर सबकी तवज्जो उनकी तरफ हुई। वालेकुम सलाम, सब ने जवाब दिया। स्टूडेंट्स, एक अनाउंसमेंट करनी है। सब उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। यूनिवर्सिटी ने मदर्स डे के लिए एक इवेंट प्लान किया है। आप में से जो भी कोई स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करना चाहता है कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन बाहर नोटिस बोर्ड पर मेंशन कर दी है। थैंक यू। वाह, मेरी मेहनत किए बगैर सब कुछ हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है, उनके जाते ही रुदाबा ने कहा, क्योंकि उसे ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। क्या बोल रही हो रुदाबा? हाँ कुछ नहीं, चलो आओ बाहर चलें, लेक्चर ऑफ हो गया है। वो तीनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे जब अरकम ने पूछा, हमारी क्लास में से कोई परफॉर्म कर रहा है क्या? हाँ, असद बता रहा था रुदाबा कर रही है। अरकम को हैरत हुई। क्या वाकई? हाँ, अब देखो क्या रंग लगाती है, वकास ने चिढ़कर कहा। अरकम और सना ने तायद की। पूरी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में से स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। दिन तैयारी करते करते ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। फंक्शन शाम का था, इसलिए अभी वो दोनों घर ही थे। सन चलें? अरकम तैयार होकर सना के पास ही आ गया था। अब वो केक हाथ में पकड़े सना को बुला रहा था। यार कितना मेकअप करोगी? अरकम ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। कम्मू, वो चीखती हुई कमरे से बाहर निकली।
तुम्हें पता है मैं मेकअप नहीं करती, बगैर मेकअप के ही इतनी प्यारी लगती हूँ। उसने दिल से उसकी तारीफ की। वाइट ट्राउजर के ऊपर प्रिंटेड शर्ट, स्टॉलर गले में लपेटे, बालों की हाई पोनी बनाए हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अरकम ने भी वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। ओहो, कमू तारीफ कर रहा है, वाह भाई। सना जी भर कर हैरान हुई। चलें अब? अरकम ने पूछा। हाँ हाँ चलो। वो दोनों एक साथ रजा हाउस में आए। हैप्पी मदर्स डे, दोनों ने एक साथ बोला। शिजा और राबिया बेगम एक साथ बैठी टीवी देख रही थी और दानियाल शिजा के साथ बैठा अपने ब्लॉक्स से खेल रहा था। आवाज पर दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा। अरकम बहुत ही प्यारा केक हाथ में उठाए उनके पास आया और केक टेबल पर रखकर राबिया बेगम के गले लग गया। हैप्पी मदर्स डे मॉम, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। फिर सना आगे भर कर उनके गले मिली। हैप्पी मदर्स डे। राबिया बेगम से मिलने के बाद वो शिजा से मिली। चलो शेर मामा को विश करो। अरकम ने दानियाल को उठाया और शिजा के पास आ गया। दानी बोलो हैप्पी मदर्स डे। सना ने रुक रुक कर उसे लफ्ज सिखाने चाहे। वो जो केक देखकर पहले ही उछल रहा था, सना और अरकम की बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अरे लड़के, विश करने को बोल रहे हैं हम। इधर आओ, दानी मामा के पास। शिजा ने हाथ आगे किए तो वो झट से उसकी गोद में चला गया। चले मदर्स, जल्दी से केक काट दें, हमें जाना भी है। सना किचन में छुरी और प्लेट्स लाते हुए बोली। फिर राबिया बेगम और शिजा ने केक काट किया। वापस कब तक आओगे? राबिया बेगम ने अरकम से पूछा। पता नहीं मामा, कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करेंगे। चलो सना, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। वो चाबी उठाकर बाहर चला गया। ओके, अल्लाह हाफिज आंटी। अल्लाह हाफिज अपी। अल्लाह हाफिज। वो बाहर जाने लगी जब शिजा उसके पास आई। ख्याल रखना अपना। उसने उसका हाथ पकड़ा। ओके, उसने शिजा का हाथ थपका और बाहर की तरफ बढ़ गई। यूनी में मदर डे बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा था। पूरी यूनिवर्सिटी सजी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वकास ने अरकम के कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर दोनों को सलाम किया। वकास ने लाइट ब्लू शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी थी। वो इकट्ठे हॉल की जानिब भाग गए। फंक्शन अपने अरूज पर था। अब लास्ट में रुदाबा का ग्रुप स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए आया। सब बहुत गौर से देख रहे थे। कहानी कुछ यूं थी। एक फैमिली में दो बहनें और माँ बाप रहते होते हैं। बड़ी बहन बहुत लाडली होती है और छोटी बहन बहुत जेलस होती है। उससे बड़ी बहन छोटी का ख्याल रखती है और छोटी उससे नफरत। फिर कहीं बाहर का मंजर दिखाया गया कि वो कहीं पिकनिक पर गए हैं। अरकम, चल चलें, वकास ने बेचैनी से अरकम को कहा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ गया था कि ड्रामे का मकसद क्या था। अरकम सना की तरफ मुड़ा जो सामने स्टेज पर देख रही थी। सन, काफी वक्त हो गया है, चलो घर चलते हैं। सना ने कोई जवाब नहीं दिया। अरकम ने सना का हाथ थामकर उसे तहफ्फुज़ का एहसास दिया कि वो अकेली नहीं है। छोटी बहन ने भड़ी को धक्का दे दिया और वो खाई में गिर गई। उसी वक्त बेटी की मौत की वजह से माँ बाप भी फौत हो गए और वो लड़की अकेली रह गई। सना ने अरकम के हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर ली। उसे इस नाम में एकदम सारे हॉल की लाइट्स जल गई और रुदाबा स्टेज पर आई। तो ये थी सना यज़दान की कहानी। अरकम गुस्से से खड़ा हुआ। सना की आंखें जब्त करने की वजह से लाल हो रही थी। छोड़ दो अरकम, यह कहकर उसने अरकम का हाथ छोड़ा और वो उठकर बाहर चली गई। अरकम स्टेज की तरफ बढ़ा और वकास सना के पीछे गया। वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस मदर डे। ऐसा प्ले कुछ भी समझ नहीं आया। ना ही कोई मरकजी ख्याल बताया गया, ना ही मदर की अहमियत बताएगी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपनी खंस निकालने की नाकाम कोशिश की है। उसने गुस्से से रुदाबा की तरफ देखा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लगा है। फेम के चक्कर में मिस रुदाबा इतना गिर गई हैं कि अफसोस हो रहा है। और एज यूजुअल सना ने कहा, छोड़ो, माफ कर दो। मैं बस इतना कहना चाहूँगा मिस रुदाबा कि किसी को जलील करने के लिए इतना मत गिरें कि उठने के लिए आपको अपना साया भी दरकार ना हो। कभी भी अपनी खुद साख्ता सोच से किसी की ज़ात को निशाना ना बनाया करें।
کہ آپ کا عمل کسی کا دل 1000 ٹکڑوں میں توڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ رودابا، یہ کیا حرکت تھی؟ فنکشن کے بعد آپ مجھے میرے آفس میں ملیں۔ ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے بھی اسی کو برا بھلا کہا۔ اتنی بے عزتی، وہ بھی ثنا، صرف تمہاری وجہ سے؟ چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ وہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ ارکم ہال سے باہر نکلا تو وقاص اس کے پاس آیا۔ کہاں ہے؟ ارکم نے پوچھا۔ گراؤنڈ میں۔ تو جا اس کے پاس، میں گھر جا رہا ہوں، ماما کی کال آ رہی ہے۔ اس نے سر ہلایا۔ اللہ حافظ۔ وقاص اس سے مل کر چلا گیا تو وہ ثنا کے پاس گیا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ سن، اس نے آہستہ سے اسے پکارا۔ چلیں، وہ کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، کمو، مجھے سی ویو جانا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ارکم بحث کرتا، لیکن ابھی وہ خود چاہتا تھا کہ ثنا اپنے اندر کا غبار نکال لے، اس لیے اس نے گاڑی سی ویو کی طرف موڑ لی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ جہاں ارکم نے گاڑی پارک کی وہاں کوئی بھی نہیں تھا، صرف سمندر کی لہروں کا شور تھا۔ ارکم، میں کچھ دیر اکیلی رہنا چاہتی ہوں، تم سانگز لگا لو، وہ بول کر گاڑی سے باہر نکل گئی اور آگے بڑھ گئی۔ جانے کتنی دیر وہ سمندر کی لہروں کو گھورتی رہی، پھر بولی، اللہ جی، آنسو کسی چشمے کی طرح آنکھوں سے بہنے لگے۔ آپ نے جس بھی حال میں رکھا، میں نے ہمیشہ ان اللہ مع الصابرین پڑھ کر خود کو ہمت دی، لیکن اب اس سے زیادہ کیا برداشت کروں کہ اپنی فیملی کی بربادی کا ذمہ دار مجھے بنایا جا رہا ہے۔ بس اللہ، اب اپنی امانت آپ لے لو، میں کوئی حرام کام کر کے آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز اللہ جی، مجھے گلے لگا لو، پلیز۔ وہ زمین پر گرنے کیسے انداز میں بیٹھ گئی۔ میں کہاں جاؤں؟ کسی سے کہوں اللہ؟ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں۔ آپ کیوں نہیں سن رہے ہو؟ کیوں نہیں؟ کہاں ہیں آپ کہاں ہیں اللہ؟ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب۔ آواز پر وہ چونکی اور پلٹ کر دیکھا۔ ایک پکی عمر کے شخص اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ چہرے پر ایک عجیب اطمینان موجود تھا، ویسا ہی اطمینان جس کی کمی اس کو اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کے بعد سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، وہ اس کی طرف بولتے ہوئے بڑھے۔ انسان اور اللہ کا تعلق آدم کے وجود میں آنے سے لے کر ابد تک رہے گا۔ اس نے ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا، پر کسی سے لمحہ بھر کو غافل نہیں ہوا۔ ہم مصلحت کے مارے لوگ اس کے وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں، پر وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے ساتھ رہتا ہے کہ یہ خلق کی خوبی ہے کہ اسے اپنی تخلیق کی قدر ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ ثنا نے دماغ پر زور ڈالنا چاہا۔ میں پہلے بھی ان سے مل چکی ہوں، مگر کہاں؟ وہ پھر گویا ہوئی۔ وہ اپنی تخلیق سے لین دین کرتا رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک سی زندگی گزاریں۔ رات کا سینہ چیر کر دن چڑھتا ہے۔ کئی موسم آتے جاتے ہیں، غم، خوشی، ڈھیروں رنگ، بے کلی، تسکین، آزمائش، انعام، سزا، جزا، اتنا کچھ ہے اس تھوڑی سی زندگی میں۔ یہ رونقیں ہیں زندگی کی، اسی نے سب کچھ بنایا ہے۔ ہم کیا لاتے ہیں جو چھن جانے کا شکوہ کرتے ہیں؟ ہم لا بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم سے تو وہ بھی نہیں سنبھلتا جو ہمیں سونپا جاتا ہے۔ وہ مہربان ہے، پھر عنایت کر دیتا ہے۔ بے شک کچھ چیزوں کا کوئی نعم البدل نہیں، پر یہ حقیقت بھی ناقابل فراموش ہے کہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس سے جڑی ہر شے عارضی ہے جو کہ ایک دن واپس لے لی جائے گی۔ یہ بھید ہم پر شعور کی بیداری کے ساتھ ہی عیاں ہو جاتا ہے۔ شکوہ کیسا؟ ماتم کس بات پر؟ ناراضگی کیسی؟ ثنا نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اسے یوں محسوس ہوا گویا موسیٰ کی طرح رب نے اسے بھی پریشانیوں کے سمندر کے بیچ راہ دے دی ہے۔ وہ قدم بڑھائے گی اور اپنے غموں کو پس پشت ڈالتی ہوئی یہ سمندر عبور کر لے گی اور پانی پھر سے ملے گا اور سارے غم اس میں غرق ہو جائیں گے اور وہ دوسری جانب سکون کا سانس لے گئی۔ پر اس سے پہلا قدم نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ کیا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ مجھے بھی لگتا ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولے۔ ثنا کے ساتھ کسی کو دیکھ کر ارکم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، پر ثنا کے چہرے پر پھیلے اطمینان کو دیکھ کر وہ انہیں چپ چاپ سننے لگا۔
ان کی باتیں اس کے بھی دل پر اثر کرنے لگی تھی۔ اسی اثنا میں ارکم کا فون بجا۔ ثنا کھڑی ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینک یو سو مچ انکل۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے دعا دی، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے، تبھی ان کا فون بجا۔ انہوں نے فون کان سے لگایا۔ برخودار پہنچ گئے؟ جی پہنچ گیا، دوسری طرف سے جواب آیا۔ میں بھی بس ابھی آیا۔ انہوں نے موبائل جیب میں ڈالا اور اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ ثنا نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رک کر سامنے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولی، میجک مین۔ سن جلدی بیٹھو، بابا نے ٹانگیں توڑ دینی ہے میری، 10 دفعہ فون آ چکا ہے۔ ارکم گھبرایا ہوا بولا۔ اچھا، اچھی بات ہے، ٹوٹنی چاہیے۔ ارکم نے اس کو گھورا، مگر دل میں اس نے شکر کیا کہ اس کا موڈ صحیح ہو گیا ہے۔ رہنما۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، سٹالر اتار کر بیڈ پہ رکھا، پلٹنے لگی تو نظر ماہم کی اور اپنی تصویر پر پڑی۔ کتنی ہی دیر وہ کھڑی تصویر کو دیکھتی رہی، رخسار آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ آخر اس نے اپنی جان سے پیاری آپی کو پکارا۔ آپی، آپ کو پتا ہے نا میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ کو تو شک نہیں ہے نا مجھ پر؟ فون کی آواز پر اس نے آنسو صاف کر کے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں کمو بول، کچھ کھائے گی میری سن شائن؟ نہیں، موڈ نہیں ہے۔ سوچ لے، کبھی کبھی آفر کرتا ہوں، جانتی ہوں، لیکن سچی بھوک نہیں ہے۔ تو اب آپی کی تصویر کو گھورنا بند کر اور سو جا۔ ارکم کی بات پر اس نے فوراً چونک کر ٹیرس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے کمرے کی کھڑکی پہ کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے ہاتھ ہلایا۔ تم نہ کمو بہت برے ہو، بس میری جاسوسی کرتے رہا کرو۔ جاسوسی نہیں کر رہا، لائٹ بند نہیں ہوئی تو دیکھنا پڑا کہ کیا کر رہی ہو، سمپل۔ اس نے کندھے اچکار کر کہا، سو رہی ہوں میں، بائے۔ ہاں 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 بائے۔ وہ پاؤں پٹک کر کھڑکی کے پاس آئی اور پردہ آگے کر کے فریش ہونے چلی گئی۔ سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس نے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے آگے روکی۔ تم جاؤ، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ اوکے۔ وہ اتر گئی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی پارک کر کے اس نے پیچھے سے بیگ اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور گاڑی کی چابی جیب میں ڈال کر آگے بڑھنے لگا۔ تبھی آواز پر اس نے دائیں طرف دیکھا اور رک کر سننے لگا۔ ماما میں پہنچ گئی ہوں۔ جی جی آ جاؤں گی، اب آپ ٹینشن مت لیں۔ اوہو ماما آپ فکر مت کریں، کوئی نہ کوئی ہیلپ کر دے گا میری۔ جی جی۔ آپ کو کیا شک ہے میری قابلیت پر؟ بتائیں ذرا۔ اس کے انداز پر ارکم مسکرایا۔ اوکے اللہ حافظ، میں لیٹ ہو جاؤں گی اب۔ اس نے فون بند کر کے اپنے بیگ میں ڈالا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے آگے بڑھ گئی۔ ارکم، وقاص نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا۔ تو یہاں کیوں کھڑا ہے؟ بس جا ہی رہا ہوں۔ دونوں یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئے۔ یار صرف 2 لیکچرز کے لیے آنا پڑا۔ ثنا نے دھرم سے کتابیں ٹیبل پر رکھی اور منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ ہاں یہ تو ہے۔ وقاص اور ارکم اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابھی لیکچر شروع ہونے میں 20 منٹ تھے۔ کمو کل چھٹی ہے تو میں سوچ رہی تھی۔ اس نے نظریں بیگ سے ہٹا کر اس کی طرف کی، جو پتہ نہیں کن خیالوں میں تھا۔ کمو، ارکم، ارکم۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تو وہ چونکا۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تم پاگل تو نہیں ہو؟ ٹیبل ٹوٹا نا تو تم سے ہی پیسے لینے ہیں۔ ثنا کے مسلسل گھورنے پر وہ بولا۔ کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پہلے ثنا پھر وقاص کو دیکھا۔ کمو سچی سچی بتا، کن خیالوں میں گم ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پاگل ہو، میں کیا سوچوں گا؟ ارکم نے آنکھیں چڑا کر موبائل نکالا۔ نا نا نا، یہ تیری آنکھیں چرانا، یہ تیرا سوچوں میں گم ہو جانا، یہ میرے دماغ کا خطرے کی گھنٹی بجانا، یہ سب ایم ہی نہیں ہے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے وقاص، کچھ تو گڑبڑ ہے، پتہ لگاؤ۔ اس کی اداکاری زور و شور سے جاری تھی۔ ارکم نے اپنا سر تھاما۔ شٹ اپ سن، کچھ بھی مطلب کچھ بھی بولی جاتی ہو۔ وہ جھنجھلایا۔ نا نا کچھ تو ہے، بتا دے یار، مجھے تو بتا دے۔ وقاص بھی اس کو تنگ کرتے ہوئے بولا۔ بیٹھو تم دونوں یہاں پر اور پتہ لگاتے رہو، میں جا رہا ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ارے، بچہ نظریں چرا رہا ہے،
कुछ तो गड़बड़ है, सना ने ऊंचा बोला। और फिर वकास और वो दोनों हंसने लगे। अरकम गुस्से से क्लास की तरफ बढ़ रहा था जब सामने से आती लड़की से टकराया। धक्का इतनी जोर का था कि सामने वाली की हाथ में मौजूद सारी किताबें जमीन पर गिर गई। वो भी किताबों के साथ ही होती अगर अरकम उसको कंधों से ना थामता। दो काली आंखें आपस में मिली। सादा से एक चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं, जो देखे उनका हो जाए, जो उतरे वो ठहर ना पाए। कितने सपने जाग रहे हैं इन पलकों के साए साए। शम्मा सहरी चारागर सीना माँ बरसी आंखें हैं, अनजानी पहचानी भी, अपनी भी बेगानी भी, एक ही मंजर का हिस्सा हैं, अक्स भी और हैरानी भी। साहिल जैसी लगती हैं वो और भंवर सी आंखें हैं। सादा से एक चेहरे पर क्या जादूगर सी आंखें हैं। जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ वो एकदम पीछे हुआ। सॉरी, वो मुझे नजर नहीं आया, अरकम ने शर्मिंदगी से कहा। कोई बात नहीं, सामने वाली पहले ही इतना घबराई हुई थी। वो बोलकर फौरन नीचे झुककर किताबें उठाने लगी। अरकम ने भी किताबें उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई, जिसको उसने फौरन से थामकर आगे कदम बढ़ा दिया। सुने, आवाज पर वो ठहरी मगर मुड़ी नहीं। आपकी क्लास उस तरफ नहीं, इस तरफ है। अरकम की बात पर उसने मुड़कर उसे देखा तो वो फौरन बोला, अभी मैंने आपकी शीट देखी है, इसमें रूम नंबर 15 है, वो इस तरफ है। अरकम ने इशारा किया। थैंक यू। उसने अरकम का शुक्रिया अदा किया। मेरी भी वही क्लास है, आप मेरे साथ ही आ जाएं। अरकम ने उसको कंफ्यूज देखकर कहा तो उसने भी सुख का सांस लिया, क्योंकि वो बहुत परेशान थी कि कोई रैकिंग ना कर ले उसकी। वो दोनों एक साथ चल पड़े। आप न्यू हैं? अरकम ने पूछा। जी, वो डरते डरते बोली। मेरा नाम अरकम है, अलीना। बस वो इतना ही बोल पाई। अरकम नोट कर रहा था, वो बहुत कंफ्यूज हो रही है। दूसरी तरफ खड़े वकास और सना ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों की हंसी छूट गई। हा हा हा, चलो सना, क्लास में चलो, अभी तो शुरुआत हुई है, वकास ने शरारती अंदाज में कहा। वकास, अभी हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, मुझे पता है ये खुद कभी नहीं बताएगा, लेकिन मैं भी उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, सना ने पोनी को ठीक करते हुए कहा। ठीक है। दोनों हंसते हुए क्लास की तरफ भागे। क्लास में आते ही सना ने पीछे बैठे अरकम को देखा, जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। फिर उस लड़की को ढूंढने लगी। उस पर नजर पड़ते ही वो उसकी तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है, लगता है आप न्यू हैं। सना ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जी, मेरा नाम अलीना है। उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। नाइस नेम। अलीना, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी जी, बैठ जाएं। सना ने किन आंखियों से अरकम को देखा, जो उस तरफ ही देख रहा था। फिर स्टाइल मारते हुए अलीना के साथ बैठ गई। थैंक यू सो मच सना, मेरी इतनी मदद करने के लिए। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दोनों एक साथ क्लास से बाहर निकल रही थी जब अलीना ने रुक कर उसे कहा, अरे अब तो हम फ्रेंड्स हैं, तो थैंक यू तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सना ने खुश दिली से कहा। उसे अलीना बहुत अच्छी लगी थी। अब मैं चलती हूँ, परसों मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो मुस्कुराते हुए उससे गले मिली। जब अलीना चली गई तो सना ने दाएं तरफ देखा, जहां अरकम खड़ा था, जो अब उसकी ही तरफ आ रहा था। चलें? उसने आकर पूछा। हाँ हाँ, सना ने मसरूफ से अंदाज में कहा। वो और वकास साथ चल रहे थे। वकास, वो क्या भला सा गाना है? अरकम उनसे आगे चल रहा था, वो दोनों पीछे थे। हाँ, याद आ गया। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ। सना, अरकम झंझलाया। हाँ, क्या हुआ कम्मो? उसने मासूमियत से पूछा। चुप करके चलो। अरकम ने डपटा तो उसने डरने वाली एक्टिंग की। फिर शरारती अंदाज में वकास को देखते हुए अरकम से कहा, क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है? मेरा दिल कर रहा है ये गाना गाने का। आज से पहले तो कभी दिल नहीं किया। हाँ, तो आज से पहले ये हुआ भी तो नहीं है। सना ने मासूम शक्ल बनाई।
क्या नहीं हुआ? अरकम ने रुक कर पूछा। सना गड़बड़ा गई। मेरा मतलब था आज से पहले मेरा दिल नहीं किया था गाने को, पर आज कर रहा है। चलो वकास, वो उसको इशारा करके आगे बढ़ गई। अरकम ने अपना सर झटका और उनके पीछे गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हेलो, उसने अभी हेलो कहा ही था। कैसा है जानी? आई मिस यू, असद ने दुखी लहजे में कहा। तो सोबी को मुस्कुराना पड़ा। अरे क्या दुखी महबूबा बना रहता है? सोबी ने मुस्कुराहट दबाई। तुझे तो कोई एहसास ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है, जो दोस्तों को भूल गया। एक और शिकवा। अरे नहीं यार, आ गया हूँ वापस। दादू की तबीयत थोड़ी अपसेट है, इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाया। क्या? उसने फौरन मोबाइल कान से हटाया। कान के पर्दे फाड़ेगा क्या? उसने अपना कान सहलाया। तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तू आ गया है? सॉरी ना, वो शर्मिंदा हुआ। कोई सॉरी नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ घर। उसने शर्ट सही की और खड़ा हुआ। नहीं, घर नहीं, लकी वन मॉल में आ जा, वही मिलते हैं। चल ठीक है। असद ने फोन बंद किया। वो फोन बंद करके गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। शाम अब रात में बदल चुकी थी। स्टोर में काफी रश था। सना, और कुछ लेना है? उसने मुड़कर पूछा। नहीं, आज के लिए इतना काफी है। अब बिल बनवा लो, सना ने उसकी उकताहट देख कर कहा। शुक्र है, सना ने उसे घूरा। वो दोनों काउंटर की तरफ भाग गए। ये ले मैम। सेल्स बॉय ने लड़की की तरफ शॉपिंग बैग बढ़ाए। थैंक यू। वो बैग लेकर मुड़ी और किसी से टुकराते टुकराते बची। सॉरी, वो फौरन बोला। सना ने बामुश्किल हंसी दबाई। अरे अलीना, तुम यहाँ? वो अरकम को साइड पर करके उसके सामने आई। जी, वो कुछ सामान लेना था, वो झिझकते हुए बोली। अरकम कुछ शर्मिंदा सा होता बिल बनवाने चला गया और वो दोनों बातों में मसरूफ हो गई। अरकम वापस आया तो वो बोली, अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अलीना ने कहा तो सना ने साथ चलते हुए कहा, पास में ही रहती हो क्या? हाँ, बी ब्लॉक में। वाह, तुम तो बहुत करीब हो। हम भी यही रहते हैं। सना ने अरकम की तरफ देखा, जो ऐसे खड़ा था जैसे उन्हें जानता ही नहीं है। आओ कॉफी पीते हैं, सना ने ऑफर की। नहीं, काफी टाइम हो जाएगा, अम्मी परेशान हो जाएंगी। अरे हम छोड़ देंगे, तुम परेशान ना हो, और मना मत करो। चलो। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही गाड़ी तक ले आई, खुद आगे जाकर बैठ गई। अरकम जो उनके पीछे था, उसने आगे बढ़कर पीछे का दरवाजा खोला। सना हंसी, छुपाते हुए खांसने लगी। अरकम ने अपनी सीट संभाली और सना को घूरा, जो बार बार मुस्कुराकर शरारत से पलकें झपक रही थी। अलीना, वो जो बाहर देख रही थी, सना के बुलाने पर चौंकी। जी, मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। प्रोफेशनल अंदाज, जबकि उसे खुद यहाँ आए 1 हफ्ता हुआ था। पिछले महीने ही शिफ्ट हुए हैं, अलीना ने मुख्तसर जवाब दिया। ओ अच्छा, और कौन कौन है साथ? अगला सवाल किया गया। मैं और मामा ही हैं बस, अलीना मुख्तसर जवाब दे रही थी। और बाबा, उनकी डेथ हो गई है। उसकी आवाज भीग गई। अरकम ने बैग मिरर से पीछे देखा, उसकी आंखें नम हो गई थी। सो सॉरी अलीना। सना ने झटके से पीछे मुड़कर उसका हाथ थामा। किसी अपने के बिछड़ जाने की तकलीफ उससे बेहतर और कौन जान सकता था। इट्स ओके। यार सोबी, तू तो दिन ब दिन हैंडसम होता जा रहा है। उसने ब्लैक जीन्स के ऊपर ब्लू शर्ट और उस पर ब्लैक जैकेट पहन रखी थी। हाँ हाँ हाँ, कहीं तू आशिक ही ना हो जाए मुझ पर। वो वेटर को ऑर्डर देकर उसकी तरफ मुड़ा। वो तो मैं पहले ही हूँ। असद ने मोहब्बत भरी निगाह से उसे देखा। ओ रियली? अच्छा बताओ, कोई नई ताजी? तुम्हें याद है, मैंने एक लड़की का बताया था, जिसे मैंने दबंग का नाम दिया था। हाँ याद है, दबंग सना। हाँ, वही। रुदाबा को उससे दुश्मनी हो गई है। वो उसको क्लास में नीचा दिखाती रहती है, लेकिन अब खुद मुंह की खाती भी है। लेकिन यार, इस बार उसने उसकी फैमिली की ट्रेजेडी को स्टेज पर बता दिया, वो भी अपनी गिरी और घिसी पटी सोच से। उसने बहुत हर्ट किया है सना को। ग्रुप में वीडियो भी सेंड की है, तुमने देखी नहीं? असद ने उसकी लाइल्मी पर पूछा। नहीं, अभी नहीं देखी। लेकिन ऐसा क्यों किया? वो उलझ गया ये सब सुनकर। पता नहीं यार, उसे मसला क्या है? असद ने कंधे उचकाते हुए कहा।
चलो मैं कुछ दिन तक दोबारा ज्वाइन करूंगा, फिर देखेंगे। अब तो चार्म बढ़ गया है दबंग सना से मिलने का। जरूर, बहुत स्वीट है, बस सिर्फ उनके लिए जो उससे स्वीट है। असद ने आखिरी जुमला उंगली उठाकर कहा। हा हा हा। वो दोनों हंस पड़े। असद, तुम बैठ, मैं अभी कॉल सुनकर आया, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। वो फोन लेकर बाहर निकल गया। वो इकट्ठे कैफे एरिया में आ रहे थे, तभी सना बोली, ओह, मैं अपना फोन भूल गई, तुम दोनों जाओ, मैं आती हूँ। सना सर पर हाथ मारते हुए बोली, तो कोई बात नहीं, तुम्हारी कौन सी बिजनेस कॉल्स आनी है? अरकम ने तब कर कहा। वो उसकी हरकतें खूब समझ रहा था। कमो, मुझे कॉल करनी है, तुम जाओ। अलीना, मैं आती हूँ, ओके। वो इन दोनों को अकेले बात करने का मौका दे रही थी। दोनों आगे बढ़ गए तो वो बोली, उफ कम्मो, क्या बनेगा तेरा? तेरी स्टोरी मुझे ही सेट करनी पड़ेगी। उसने बैग से फोन निकाला। उसने ब्लैक ट्राउजर, ऊपर रॉयल ब्लू शर्ट जिस पर ब्लैक फूल बने हुए थे, साथ हम रंग स्टालर पहना हुआ था। बाल हाई पोनी में कैद थे। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जी, मैं आपको कोड बताता हूँ। सामने से आते लड़के ने कार्ड निकाल कर अपना वॉलेट जेब में डाला, लेकिन वो नीचे गिर गया। वो शायद जल्दी में था। जी, क्या कहा आपने? सॉरी, सिग्नल प्रॉब्लम थी। वो फोन पर बात करता सना के साथ से होकर गुजर गया। अरे, आपका वॉलेट। उसने फौरन उठाकर उसकी तरफ करना चाहा, लेकिन वो बाहर निकल गया था। हद हो गई है, ऐसी भी क्या बात कर रहा है जो इर्द गिर्द का होश नहीं है। उसने वॉलेट खोला, सामने ही कार्ड था। उसने कार्ड निकाल कर पढ़ा, सुबहान शाह। उसने नाम पढ़कर कार्ड वापस रखा और बाहर की तरफ चल पड़ी, जहां से वो लड़का बाहर गया था। उसने इर्द गिर्द देखा, वो उसे बाएं जानिब लॉन में खड़ा नजर आया। वो उस तरफ बढ़ गई। अभी भी वो कॉल पर था। 5 मिनट तक वो उसका फोन बंद होने का इंतजार करती रही। इतने में उसका भी फोन बजने लगा। अरकम कॉलिंग। उसने कॉल कट की और सामने खड़े लड़के को देखा जो फोन बंद कर चुका था। सना को बिल्कुल अपने पीछे देखकर वो रुका। सना 2 कदम पीछे हुई। लम्हे भर को दोनों एक दूसरे को देखे गए। फिर सना ने हाथ में पकड़ा वॉलेट उसकी तरफ बढ़ाया। सुबहान ने वॉलेट देखते ही जेब चेक की, फिर सना को देखा। ये आपने अंदर सीढ़ियों में गिरा दिया था, सना ने थोड़े गुस्से से कहा। थैंक यू सो मच। कॉल की वजह से मुझे ध्यान नहीं रहा। जिस स्पीड से आप सीढ़ियां उतर रहे थे, आप भी गिर सकते थे, या फिर आपका फोन। सना ने उसे उसकी लापरवाही की तरफ मुतवज्जा करना चाहा। ऐसा तो ना कहें, अभी 1 हफ्ता पहले ही उसकी स्क्रीन ठीक करवाई है, किसी की बद्दुआ लग गई थी। उसने फोन की तरफ इशारा किया। वो दोनों एक दूसरे को पहचान गए थे। सना ने मुस्कुराहट दबाई। एक्सक्यूज मी। आवाज पर दोनों ने दाएं तरफ देखा। एक लड़का हाथ में कैमरा लिए खड़ा था। यस, आप दोनों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्या मैं आप दोनों की एक पिक लूं? बहुत प्यारा कपल है आपका। उसने मुस्कुराकर दोनों से कहा। व्हाट? दोनों ने हैरत से उस लड़के को देखा। लूं क्या? उसने दोबारा पूछा। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। एक जूता पड़ेगा ना, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। प्यारा कपल। सना को अपनी तरफ आता देखकर लड़के ने दौड़ लगा दी। वो सुबहान की तरफ मुड़ी, जो मुस्कुराहट दबाए उसे देख रहा था। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। तभी उसने आवाज दी, सुने? सुबहान को उसका अंदाज बहुत भाया। बोले? वो बगैर मुड़े गुस्से से बोली। वंस अगेन थैंक यू। वो जवाब दिए बगैर अंदर चली गई। उसने मुस्कुराते हुए बालों में हाथ फेरा और आगे बढ़ गया। रहनुमा। हिस्सा 2। वो गुस्से से आकर अलीना के साथ बैठी। मोबाइल क्या लाहौर से लेने चली गई थी? अरकम दांत पीसते हुए बोला। देखो कम्मू, चुप कर जा और जल्दी से कुछ ऑर्डर करो। वैसे तुम लोगों ने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया? उसने अलीना की तरफ देखा और फिर अरकम को। मैंने ही अरकम को मना किया था। अरे यार, तुम लोग कर लेते ना। ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने कॉफी पी और घर की तरफ चल दिए। रात का आखिरी पहर चल रहा था। स्याह स्याह होती रात में खुनकी भरती जा रही थी। खामोशियों जामद माहौल में हवा की शाएं शाएं, दीवार पर नसब घड़ी की टिक टिक और तेज हवा के बायस फड़फड़ाकर हिलता पर्दा माहौल को पुरइसरार तासुर दे रहे थे। सना कंबल को जोर से मुट्ठियों में भींचे अपने सर को जोर जोर से दाएं बाएं हिला रही थी। आपी, आपी। वो एक दिलखराश चीख के साथ यकदम उठ बैठी।
पेशानी अर्क आलूद थी, उसका तनफ्फुस किसी धोंकी मानिद चल रहा था। दिल डर की शिद्दत से फटने को था। वो अपनी धड़कनों की आवाजें साफ सुन सकती थी। कपकपाते हाथ उसने अपने चेहरे पर फेरे और बालों को जूड़े की शक्ल देते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हवा से लहरा रहा था। या अल्लाह, बेइख्तियार लबों से अदा हुआ और वो चहकूं पहकूं रोने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अल्लाह, आप कहाँ हैं? देखें, आपकी चंदा डर गई है। नींद में मुझे अपने सीने से लगा लें। मामा, बाबा, कोई तो आ जा। सना डर गई। प्लीज, सना डर गई है, आ जाएं, मैं नहीं रह सकती। उसने कुशन उठाकर गोद में रखा और पाँव फोल्ड करके सीने से लगा लिए। धड़कनें हनूज गैर मुतवाजन थी। कुछ लम्हे इसी कैफियत में गुजरे। अरकम, हाँ, अरकम को बुलाती हूँ। ओसान बहाल हुए तो हकीकत पसंद ख्याल जहन में कूदा। दूसरी दुनिया के बासियों को बुलाते बुलाते थक कर अरकम को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पर ही उसने फोन उठा लिया। हेलो सना, सब ठीक है ना? इतनी रात को उसने फोन कान से लगाकर खिड़की की तरफ देखा। अरकम, बस वो इतना ही बोली और फिर से रोने लगी। अरकम उछलता हुआ बेड से उठा। सना, क्या हुआ है? उसने जूती पहनी और टेरेस की तरफ बढ़ा। तुम आ जाओ, मैं आ गया हूँ, खिड़की खोलो। वो बेड से उठी और जाकर खिड़की खोली। वो फौरन अंदर आया। क्या हुआ है सन, क्यों रो रही हो? अरकम का ये पूछना था और वो उसके गले लग गई। मैं मर जाऊंगी अरकम, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। अरकम ने तड़प कर उसके सर पर हाथ फेरा। ऐसा नहीं बोलो सन, चलो शाबाश, इधर आओ। उसने उसे बेड पर बिठाया और पानी का गिलास थमाया। पानी पीने के बाद भी उसका रोना जारी था। कोई बुरा ख्वाब देखा है? सना ने इस बात में सर हिलाया। कुछ भी नहीं हुआ, ओके, कुछ भी नहीं हुआ। लंबा लंबा सांस लो। दवाई खाई थी रात को? उसने आंसू साफ करते हुए नफी में सर हिलाया। एक लगाऊं? अरकम ने मसनूई गुस्सा करते हुए मारने का इशारा किया और उठकर उसे दवाई दी और लेटने का कहा। कम्मू, मुझसे जिंदगी का बोझ नहीं उठाया जा रहा यार। उसके लहजे में इतना दर्द था कि अरकम की आंखें नम हो गई। उसने फौरन आंसू अंदर उतारे। फजूल मत बोलो, चुप करके सो जाओ। अरकम उसके सरहाने ही बैठ गया। कम्मू, दवाई उस पर असर कर रही थी। उसने बंद आंखों से उसे पुकारा। कम्मू, ऐसा लगता है ये दिल बंद हो रहा है। मुझे कुछ सुकून आता है कि बस अब खत्म। लेकिन वो खामोश हो गई। अरकम लाल होती आंखों से उसे देख रहा था। लेकिन कम्मू, ये बंद ही तो नहीं हो रहा। उसने दिल पर हाथ रखा और नींद की वादियों में चली गई। अरकम ने गहरा सांस लिया और दिल में कहा, आपी, इसके लिए कुछ भी कर ले कोई, लेकिन आपकी कमी पूरी नहीं कर सकता। अरकम ने लाइट बंद की और एक नजर उस पर डालकर वापस घर चला गया। उसको सोए 3 घंटे ही गुजरे थे कि उसकी आंख खुल गई। वो आंखें नीम वाह किए उठकर बैठी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करीबी मस्जिद से अजान की आवाजें सकूत को चीरती जहां में रब्बे कायनात की तरफ आने की दावत देने लगी। शाख पर बैठे पंछी अल्लाह की अजमत की मुद्दा सराई करने लगे। दवाई का असर अभी भी था, इसलिए उसका सर चकरा रहा था। वो तसाहिल मंदी से बेड से उठी और वजू करने चली गई। नमाज पढ़ने के बाद वो अंदर जलते भांबर पर बादे सबा के झोंके लगाने टेरेस पर आ गई। अब मस्जिद से तलावत की आवाज आ रही थी। कोई बच्चा तलावत कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम है अल्लाह एक है। और दूसरा उसका तर्जमा पढ़ रहा था। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या इतना कि मुझे इतनी तकलीफ में देखकर भी उसे मुझ पर रहम नहीं आता। लम यलिद व लम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा, मगर वो अल्लाह ही खालिक हकीकी मालिक कायनात है। 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला, शाह रग से भी ज्यादा करीब। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद,
اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، مگر وہ سب کا ہمسر ہے، ثنا نے خود سے کہا۔ اس کی ذہنی روح مسلسل تلاوت کے ترجمے پر تھی۔ تلاوت کے ختم ہوتے ہی وہ اندر آ گئی اور لیٹ گئی۔ یونیورسٹی جانے میں ابھی 4 گھنٹے تھے۔ ٹھیک اسی وقت کراچی کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ وہ ٹاول سے پسینہ پونچھتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ گھر تھا یا کوئی محل؟ وسیع صحن، دائیں جانب بہت ہی خوبصورت لون جہاں خدا کی قدرت پھولوں کی صورت میں برسوں اپنی مہک بکھیر رہی تھی۔ وہ لاؤنج کی طرف بڑھنے لگا، تبھی اس کی نظر پر شفقت چہرے پر پڑی۔ اس نے اپنے قدم ان کی طرف بڑھا دیے۔ السلام علیکم مائی بوائے، واٹس اپ؟ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پیار سے اس کا بازو تھپکا۔ خان بابا، دادو کی چائے یہی لے آئیں۔ وہ کرسی ان کے سامنے کر کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ یہاں کیوں؟ اندر چلتے ہیں نا؟ دادو نے چشمے کے پار سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہیں بیٹھیں گے کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے دادو کو گھوٹی نظروں کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ ہاں بولو، دادو نے فوراً سے کہا، کیونکہ وہ جتنا بچتے وہ اتنا ہی پرتجسس ہو جاتا۔ اب آپ مجھے جلدی سے بتائیں کہ کیا بات ہے جو آپ کو اندر ہی اندر تنگ کر رہی ہے۔ آخر میں اس نے انگلی اٹھا کر کہا، دیکھیے جھوٹ نہیں بولنا، میں 2 دن سے نوٹ کر رہا ہوں، بتائیں جلدی سے۔ ہاں بات تو ہے، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بولے۔ بتائیں دادو، وہ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ جب میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آ رہا تھا، اس سے پہلے میں سمندر پر چہل قدمی کے لیے گیا تھا۔ وہ غور سے ان کی بات سننے لگا۔ وہاں مجھے ایک لڑکی ملی، کچھ ناراض سی، بجھی سی، گلا کرتی، خدا سے ڈرتی ہوئی، عجیب ہی تھی وہ، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک، اس کا اداس چہرہ، زندگی ہار گئی ہو جیسے۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس کی چیخیں سمندر کی موجوں کو بھی پریشان کر دینے والی تھی۔ اس کی سسکیاں۔ انہوں نے اپنا چشمہ اتارا۔ میں چاہ کر بھی اسے دماغ سے جھٹک نہیں پا رہا۔ وہ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ دادو، آپ نے اس سے وجہ نہیں پوچھی؟ نہیں، لیکن میں اس سے پہلے بھی مل چکا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے میں مل چکا ہوں۔ خان بابا نے میز پر چائے رکھی تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑی اخبار میز پر رکھ دی۔ دادو، آپ فکر مت کریں، اب اگر وہ آپ کو کبھی نظر آئے تو اس سے پوچھ لینا، اوکے؟ اب آپ پریشان نہ ہوں، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آج جاؤ گے یونیورسٹی؟ اس کے اٹھتے ہی دادو نے پوچھا۔ جی آج تو ہر حال میں جانا ہے، ورنہ اسد نے میرا قتل کر دینا ہے۔ اس کے کہنے پر دادو بھی ہنس پڑے۔ ہاں جاؤ، اور جا کر ملو اس سے بھی، جس کی خبریں ہر روز دی جا رہی ہیں۔ دادو نے ہاٹ ٹاپک چھیڑ دیا۔ ہاں جی ثنا، دبنگ ثنا، اس نے اسد کی طرف ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ دبنگ ثنا؟ انہوں نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ جی، اسد کہہ رہا تھا دبنگ، اس نے صفائی دی۔ واہ بھائی، پھر تو مجھے بھی ملنا ہے دبنگ ثنا سے۔ انہوں نے چائے کا گھونٹ پیا۔ اوکے دادو، پھر ملتے ہیں۔ وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ ثنا نے سر اٹھا کر الینا کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چاروں اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے۔ الینا کے جو لیکچرز مس ہوئے تھے وہ اب ثنا سے سمجھ رہی تھی۔ ارکم؟ وقاص ارکم کی طرف کھسکا اور آہستہ اسے بلایا۔ ہاں، وہ لیپ ٹاپ پر کام کرتا مصروف انداز میں بولا۔ یار، یہ ثنا تو بڑی سخت ٹیچر بنے گی۔ بیچاری الینا کو دیکھو۔ وقاص کی بات پر اس نے سامنے دونوں کو دیکھا۔ 2 گھنٹے سے وہ الینا کو لے کر بیٹھی تھی اور مجال تھی کہ الینا کی توجہ کہیں اور گئی ہو۔ وہ بیچاری غلطی سے بھی نظر اٹھاتی تو ثنا اس کا دوبارہ کوئی سوال سمجھانے بیٹھ جاتی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور لیپ ٹاپ کی سکرین بند کی۔ یار ثنا، بہت ہوئی پڑھائی، چلو کینٹین سے کچھ کھا کر آتے ہیں، کلاس بھی شروع ہونے والی ہے۔ ارکم نے جیسے ہی کہا، الینا نے دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا، کیونکہ ثنا بہت سختی سے اسے پڑھا رہی تھی۔ ہاں ثنا، بہت ہوئی پڑھائی، چلو بس اٹھ جاؤ۔
मुझे भी बहुत भूख लग रही है। थैंक यू सो मच, मुझे सब समझ आ गया। अलीना ने फौरन किताबें बंद करके बैग में डाली और खड़ी हो गई। तुम्हें समझ आ गया है ना? उसने अलीना से पूछा। हाँ हाँ, मुझे सब समझ आ गया। ओके। वो सब कैंटीन की तरफ बढ़ गए। तुम दोनों बैठो, हम कुछ लेकर आते हैं। उन दोनों को बैठने का कहकर वो वकास के साथ कुछ लेने चला गया। सना, तुम क्या लोगी, कोक या जूस? उसने दूर से ही पूछा। कोक। अलीना मोबाइल में मसरूफ थी। अरकम ने सना को इशारा किया कि उससे पूछे, जिस पर सना ने शरारती मुस्कुराहट के साथ मना कर दिया कि खुद ही पूछो। वकास, पूछ कर आओ। किससे? वकास ने भी उसे चिढ़ाया। अरकम ने उसे घूरा। मैं तो नहीं पूछ रहा, खुद ही पूछ लो। वो अपनी और सना की कोक और पिज़्ज़ा उठाकर चला गया। अलीना, आवाज़ पर उसका टाइपिंग करता हाथ रुका। उसने नज़रें बाएं जानिब खड़े अरकम की तरफ मोड़ी। सना ने मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। जी? अलीना ने झिझकते हुए कहा। आप क्या लेंगे? जूस। जवाब मिलते ही वो जूस लेने चला गया। क्यों, तुम कोक नहीं पी रही? तुम्हें लगता है तुम मोटी हो जाओगी, इसलिए नहीं पी रही? सना पूछे बिना ना रह सकी। भला कोक को कौन मना कर सकता है? अरकम ने जूस अलीना की तरफ रख दिया। मुझे पसंद नहीं है, थैंक यू, उसने आखिर में अरकम को कहा। क्या, तुम्हें कोक नहीं पसंद? सना का सदमे से मुंह खुल गया और अलीना को लगा शायद उसने बहुत बड़ी गुनाह की बात कर दी है। वो फौरन बोली, नहीं, मैं पहले पीती थी लेकिन अब मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें दोबारा पसंद करवा दूंगी। उसने आखिरी घूंट लेकर बोतल मेज पर रख दी। चलें अब? वो वकास खड़ा होते हुए बोला। हाँ। सना ने भी खड़े होकर बैग कंधे पर डाला। अरकम ने अलीना की तरफ देखा जो अभी जूस पी रही थी। अभी 2 मिनट रुक जाओ। अरकम के बोलने पर सना ने उसे देखा, फिर अलीना को। ओह सॉरी। अलीना, तुम पी लो, सना ने अलीना से कहा तो वो बेचारी शर्मिंदा होते हुए बोली, नहीं कोई बात नहीं, असल में मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता खाती पीती हूँ, आप लोग जाओ मैं आ जाऊंगी। उसने मुस्कुरा कर कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आपी भी आहिस्ता खाती थी। अरकम और वकास ने सना को देखा। वो कभी भी माहम का जिक्र नहीं करती थी। अलीना ने उसकी आंखों में देखा जो शायद नम थी। तुम दोनों आ जाना, मैं वकास के साथ जाती हूँ। वो मुस्कुराते हुए चली गई। अरकम ने उसे घूर कर देखा क्योंकि वो जाते हुए उसे आंख मार कर गई थी। चलें? उसने जूस पीकर अरकम को कहा तो वो सर हिलाकर उठ गया। आप और सना पहले से एक साथ हैं या यूनिवर्सिटी में मिले? अलीना ने उसकी तरफ देखकर पूछा। सी ग्रीन प्रिंटेड सूट और साफ शिफॉन का दुपट्टा सर पे टकाए वो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी। नहीं, हम बचपन के दोस्त हैं, साथ ही घर हैं। सना के फादर और मेरे फादर बेस्ट फ्रेंड थे। ओह अच्छा, उसने सर हिला दिया। वकास ने थोड़ा बहुत सना के बारे में बता दिया था कि वो अकेली रहती है और फैमिली की डेथ हो गई है। उसके बाद उसने ज्यादा नहीं पूछा। इस तरह वो दोनों साथ चलते हुए क्लास की तरफ बढ़ गए। यार बस भी करो, तुम लोगों ने तो मेरे कान खा लिए हैं सना के किस्से सुना सुना कर। अब मिलवाओ भी तो। कहाँ है? सुभान, सना नामा सुन सुनकर तंग आ चुका था। हाँ हाँ, मिलवाते हैं, तू क्लास में चल। असद ने उसके गले के गिर्द बाजू फैलाया। हाय सुभान, रुदाबा की आवाज़ पर वो मुड़ा। वो उसके करीब होते हुए उससे मिलने लगी कि उसने अपना हाथ आगे कर दिया। हाय रुदाबा, कैसी हो? वो मुस्कुरा कर पीछे ही रुक गई और उससे हाथ मिलाया। मैं ठीक, तुम बताओ। इस दफ़ा तो बहुत देर लगा दी आने में, काम बहुत ज़्यादा था इस दफ़ा, इसलिए। चलो क्लास में चलते हैं, सर आने वाले होंगे। उसने मुड़कर बैग उठाकर कंधे पर डाला। वो इस वक्त यूनिवर्सिटी की दूसरी मंजिल पर दीवार के साथ खड़े थे। उसने आगे बढ़कर दीवार पर पड़ा अपना रजिस्टर उठाना चाहा, लेकिन उसी वक्त असद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चल भाई, रुदाबा ने तुझे बड़ा याद किया है, आज तो तू उसके साथ ही बैठेगा। धक्के की वजह से उसके हाथ से रजिस्टर छूट गया और नीचे जा गिरा। कमीने इंसान, तेरी वजह से रजिस्टर गिर गया है। उसने गुस्से से असद को देखा। रुदाबा क्लास की तरफ मुड़ गई थी। ओह सॉरी यार, असद ने कान पकड़ने की एक्टिंग की। सॉरी। दोनों ने दीवार से नीचे झांका।
रजिस्टर से किसी का सर फूट चुका था। नीचे खड़ी लड़की ने सर उठाकर ऊपर देखा। वो दोनों फौरन पीछे हुए। असद ने जुबान दांतों में दबाई। ओह शिट! सुबहान ने आंखें मींच ली। सुबहान, ये तो बड़े गलत वक्त पर गिरा है। असद ने इस आफत की पड़काला का गुस्से से मुंह लाल होते देख लिया था। असद कमीने, तू मुझे हमेशा फंसाता है। अब चलकर सॉरी करते हैं। वो दोनों नीचे की तरफ भागे। सना, तुम्हें लगी तो नहीं है? वकास ने सना पर रजिस्टर गिरते देखा तो पूछा। नहीं। उसने गुस्से से झुककर रजिस्टर उठाया। रजिस्टर उसके ऊपर नहीं गिरा था। हाँ, अगर 1 सेकंड बाद गिरता तो वो जरूर उसके सर पर ही होता। उसने रजिस्टर खोला, लेकिन वो बेनाम था। वो गुस्से से सीढ़ियों की तरफ मुड़ी। तभी 2 लड़के बैग कंधे पर डाले उसकी तरफ भाग कर आए। आई एम सो सॉरी मिस, ये लड़का बोलते बोलते रुका। दोनों ने एक दूसरे को हैरत से देखा। तुम? सना ने गुस्से से उसकी तरफ उंगली उठाई। आप? उसने भी उसी अंदाज में उंगली उठाई। वकास और असद ने दोनों को देखा। तुम्हें गिराए बगैर सुकून नहीं आता क्या? सामने खड़े लड़के को देखकर उसका गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंच गया। मेरी बात सुने, उसने बोलना चाहा। क्या सुनूं? कभी वॉयलेट गिराते हो, कभी रजिस्टर। छुई मुई कोई लड़की तो हो नहीं तुम। बोलते बोलते उसने पीछे आती लड़की को देखा, जो उनकी ही तरफ आ रही थी। गलती से गिरा है, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। गलती से ही गिराया हो, आई होप सो, वरना नेटवर्क तो आपका मशकूक है। उसने रुदाबा को देखकर कहा। चलो वकास। वो क्लास की तरफ बाहर गई। अरे ये लड़की क्या है? उसने हैरत से सना की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ बेटा, यही तो, असद ने कहना चाहा, लेकिन रुदाबा के आने से बात अधूरी रह गई। क्या हुआ सुबहान? रुदाबा के आ जाने पर असद ने बात अधूरी छोड़ दी। कुछ नहीं। वो लोग भी क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास में दाखिल होते ही रुदाबा ने सबको मुतवज्जा किया। हेलो गाइस, देखें क्लास की रौनक बहाल हो गई, क्योंकि सुबहान जो वापस आ गया है। अब बहुत से लोग जो स्कॉलरशिप पर अकड़ते हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। सुबहान ने नासमझी से रुदाबा की तरफ देखा। चल सोबी, असद ने उसे चलने का कहा तो वो आगे बढ़ गया। सुबहान सना की दाएं तरफ आगे की कुर्सी पर बैठ गया और कम क्लास में अलीना के साथ दाखिल हुआ तो रुदाबा को क्लास के बीच में खड़ा देखकर ठटका, लेकिन फिर वकास के इशारे पर उसके साथ जाकर बैठ गया और अलीना सना के साथ बैठ गई। ये क्या बोल रही थी? अलीना ने आहिस्ता से उससे पूछा। कुछ नहीं, बेचारी आदत से मजबूर है। सना ने सर झटका। असद, आज मैं सुबहान के साथ बैठूंगी, तुम पीछे जाओ। असद ने सुबहान की तरफ देखा, जिसने बहस से बचने के लिए सर हिला दिया, तो असद पीछे अरकम लोगों के साथ बैठ गया। कुछ देर बाद ही सरकाजी क्लास में दाखिल हुए। सब उनको सलाम करने के लिए खड़े हुए। जवाब देने के बाद उनकी नज़र सुबहान पर पड़ी। आ गए शाह साहिब, कैसे हैं? उन्होंने खुशी से पूछा। सुबहान शाह अर्जुमंद अली शाह का पोता, यूनिवर्सिटी का मशहूर नाम, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि शाह इंडस्ट्री का मालिक, जिसने मुल्क भर में अपने कदम मजबूत कर लिए थे। छोटी सी उम्र में ही उसने बिजनेस में कामयाबी के झंडे गाड़ लिए थे। वो हर उस्ताद का पसंदीदा स्टूडेंट था। थैंक यू सर। गुड। आज हम इखलाक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप सब मुझे इखलाक के बारे में बताएं। सुबहान, आपसे ही शुरू करते हैं। सर, इखलाकियात ही इंसान को जानवरों से अलग करता है। अगर इखलाक नहीं तो इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं। इखलाक के बगैर इंसानों की जमात इंसान नहीं बल्कि हिवानों का रेवर कहलाएगी। इंसान की अकली कुव्वत जब तक उसके इखलाकी रवैये की मातहत काम करती है, तमाम मामलात ठीक चलते हैं, और जब उसके सफली जज्बे उस पर गुलबा पा लें तो ये ना सिर्फ इखलाकी वजूद से मिलने वाली रूहानी तवानाई उसे महरूम कर देते हैं, बल्कि उसकी अकल इस्तेदाद को भी आखिरकार कुंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में मुआशरा दरिंदगी का रूप धार लेता है, और फिर मुआशरा इंसानों का नहीं, इंसान नुमा दरिंदों का मंजर पेश करने लगता है। ये सब इखलाकी बेहिसी का नतीजा है। इंसान की इखलाकी हिस्स उसे अपने हकूक और फ़राइज़ से आगाह करती है। इज्तमाई ज़िंदगी का असल हुस्न एहसार, हुस्ने मामलात, अखुवत, रवादारी और कुर्बानी से जन्म लेता है।
جب تک اخلاقی حس لوگوں میں باقی رہتی ہے وہ اپنے فرائض کو ذمہ داری خوش دلی سے ادا کرتے ہیں، اور جب یہ حس مردہ اور وحشی ہو جاتی ہے تو پورے معاشرے کو مردہ اور وحشی کر دیتی ہے، تو وہ لوگوں کے حقوق کو خونی درندے کی طرح کھانے لگتا ہے، تو ایسے معاشرے میں ظلم و فساد عام ہو جاتا ہے۔ انسان میں حیوانی حس کا وجود صرف لینا جانتا ہے، دینا نہیں، چاہے اس کا لینا دوسروں کی موت کی قیمت پر ہی کیوں نہ ہو، اور بدقسمتی سے یہی صورتحال آج ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے۔ اسلام میں ایمان اور اخلاق دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے۔ وہ بول کر چپ ہوا تو ساری کلاس نے تالیاں بجا کر اسے داد دی، بہت اچھے۔ وہ بیٹھنے لگا تو اس کی نظر پیچھے بیٹھی ثنا پر گئی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی، ثنا نے فوراً رخ علینا کی طرف کر لیا۔ مس علینا، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، سر نے علینا کو کہا۔ اخلاق خلق کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں طبیعت، عادت اور مروت کے۔ خوش اخلاقی زندگی گزارنے کا ایک اچھا اور نیک طریقہ ہے۔ اخلاق اصل میں انسانی سیرت و کردار پر مبنی رویے کا نام ہے۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور مخلوق کی ہر دل عزیزی حاصل کرنے کے لیے اچھا اخلاق سب سے بڑا، سب سے بہتر اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے۔ ہر ایک انسان میں حقیقی جوہر انسانیت کا ہونا ضروری ہے۔ مذہب اسلام کی تمام تر تعلیم کا لب لباب اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ صرف اخلاق ہے۔ بہت عمدہ۔ کلاس میں تو اخلاقیات کے بارے میں سب کو پتا ہے۔ ایکسکیوز می سر، اخلاقیات کی تعلیم کی ضرورت پوری کلاس کو نہیں لیکن ایک انسان کو ہے جسے اخلاقیات کے معنی بھی نہیں پتا۔ اسے آپ ایکسٹرا کلاس دے کر اس کے نالج میں ضرور اضافہ کیجیے گا۔ رودابا نے بولتے ہوئے ثنا کو دیکھا۔ ثنا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، ایسا کون ہے اس کلاس میں؟ ہمیں بھی تو پتا چلے، سر قاضی نے رودابا سے پوچھا۔ سر، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اندازہ نہیں کہ کیسے لوگ چیریٹی کے نام پر اسکالرشپ لیتے ہیں اور پھر بڑی جگہوں پر آ کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ سر، may I say something؟ وقاص نے ہاتھ کھڑا کر کے اجازت چاہی۔ یس پلیز، تھینک یو سر۔ اجازت ملتے ہی وہ کھڑا ہوا۔ سر، ایک شعر پڑھا تھا، آپ کہیں تو سناؤں؟ جی جی، غور کیجیے گا مس رودابا۔ اس نے رودابا کو متوجہ کیا۔ کہا مجھ سے یہ کل میرے استاد نے رات کو۔ واہ واہ واہ، اسد سمیت پیچھے بیٹھے لڑکوں نے داد دی۔ کہا مجھ سے یہ کل میرے استاد نے رات کو۔ سب بھول جانا بیٹا لیکن کبھی نہ بھولنا اپنی اوقات کو۔ واہ واہ واہ، رودابا نے جل کر سر جھٹکا۔ لیکن وقاص، میں نے تو یہ بھی سنا ہے جب کوئی کسی کی اوقات کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت اپنی اوقات دکھا رہا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی کچھ تھا نا؟ ارکم سے کہا برداشت تھا کہ اس کی سن شائن کو کوئی ایسے ہی سنا دے۔ بٹ سر، کین آئی سے سم تھنگ؟ ثنا نے اجازت چاہی۔ یس مائی ڈیئر سر، اخلاق اور خوش اخلاقی یہ بھی تو ہے نا کہ جب کوئی ایسی بات کرے جو آپ کے خلاف ہو تو ہم مسکرا کر اسے شکریہ کہیں، کیوں؟ ارکم نے کہا۔ ارکم، اب نیچے گر کر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ اگر فرق برقرار رکھنا ہے تو ہم میں انہیں معاف کر کے بھی خوش اخلاقی کا ثبوت دے سکتے ہیں، لیکن ہر بار ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کہا، اس نے سبحان کی طرف اشارہ کیا کہ ایک مسلمان کی پہچان ہی اخلاق سے ہے، تو ہم اپنے اخلاق کو ایسے بھی اچھا بنا سکتے ہیں۔ یو آر رائٹ ثنا، سر نے سر ہلایا۔ سبحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو یہ ہے دبنگ ثنا۔ چلیں، کلاس ختم ہوئی، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ سر چلے گئے تو رودابا پھر سے ثنا کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ پوری کلاس ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب دیکھ دھمال، اسد نے سبحان کی طرف جھک کر کہا۔ ثنا اس کو نظر انداز کرتی اپنا بیگ پیک کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانے لگی، تبھی رودابا نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلا دیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا؟ ثنا نے بیزاری سے آبرو ترچھا کر کے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ یہ جو ابھی تم نے کیا ہے اس کا خلاصہ کرنا پسند کریں گی مس چیریٹی؟
ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। उसने बैग पकड़ा और मुस्कुरा कर बोली, इसे कहते हैं इखलाकियात। व्हाट द हेल, ये इखलाकियात हैं? हाँ। उसने कुर्सी को ठोकर मारी। हाँ मिस रुदाबा, इखलाकियात इसी को कहते हैं। यू। रुदाबा दांत पीसती हुई आगे बढ़ी। डोंट यू डेयर। सना ने गुस्से से उंगली उठाकर उसे वार्न किया। सुबहान ने उसे चौंक कर देखा। क्या अंदाज था। चलो अलीना। वो अलीना का हाथ थाम कर बाहर की तरफ बढ़ गई। अकम और वकास भी उसके पीछे बाहर निकल गए। असद ने सुबहान को देखा जो दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से अभी कुछ देर पहले सना बाहर गई थी। देखा दबंग को, वाकई दबंग है, सुबहान खोए हुए लहजे में बोला। सोबी, तुम इस चैरिटी की तारीफ कर रहे हो? हाँ रुदाबा, क्योंकि सोबी हैरान है कि ये कौन है जिसने तुम्हें चुप करवा दिया। असद के जवाब से रुदाबा बदमजा हो गई। मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता, मैं ही उसको बोलने का मौका नहीं देती। अच्छा करती हो। रुदाबा अब चलें कैंटीन। सुबहान ने उसकी बात को अहमियत ना देते हुए कहा। चलो। वो इकट्ठे कैंटीन की तरफ बढ़ गए।